हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान विषय के लिए क्वेश्चन पेपर। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो 3 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है कक्षा 9वीं विज्ञान की। तो उसके लिए किस प्रकार से आपका पैटर्न परीक्षा में पूछा जाता है, इस वीडियो के बाद आपको पता लगेगा। पूरा पेपर, मॉडल पेपर इस प्रकार से आ चुका है और इसके सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुल आपके प्रश्न इसमें 22 रहेंगे, 75 का पेपर रहेगा। तो निर्देश आपको इस प्रकार से देख लेना है, इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पेपर जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। बर्फ का गलनांक होता है, तो आप सबको पता है, आप सबने पढ़ रखा होगा। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अगला है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो बिलियन कहलाता है। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है इसमें, मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। अगला देखिए, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को, तो इसमें बी ऑप्शन लगा लेंगे। इस प्रकार से आपके ये सभी प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे आपके ये। ठीक है, विकल्प वाले। सातवां भी प्रश्न है इसमें, देखिए सातवां है, वेग का ऐसे मात्रक। वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पर सभी आंसर हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने अनुसार टिक कर लेंगे। यदि आप लोग को डिटेल में देखना है तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने बताया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल पर जाके चले जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, किसी वस्तु का खाली स्थान। तो किसी वस्तु का भार यहाँ पर आंसर है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण मास इंटू एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, और यही हमारा बल होता है, बराबर फोर्स होता है। ठीक है, तो भार इसमें लिख सकते हैं या बल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भार सही है, इसमें भार लगाना। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। हमारे शरीर के गति के लिए पेशीय ऊतक होता है। ठीक है, पेशीय ऊतक के कारण हमारे शरीर में गति होती है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, तो कोशिका आ जाएगा। सोडियम का प्रतीक Na होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव कौन से विलयन प्रदर्शित करते हैं? कोलाइडी विलयन, जैसे दूध है, ये सब कोलाइडी विलयन है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र यानी स्टोमेटा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा मतलब लिखा तो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं इसको। 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन होता है, तो यहाँ पर 1 न्यूटन आ जाएगा। अगला देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। इंग्लिश मीडियम वाले उस वीडियो में देख लेना, मैंने बता दिए हैं। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ब्रोमीन को मेज कर लेना धातु से। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संबंध करता है। केपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिए थे। जाइलम जल तथा खनिज लवणों का संबंध करता है। जा से जाइलम। ठीक है, जा से जल भी होता है, जा से जाइलम भी होता है, तो यहाँ पर ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है, गति का द्वितीय नियम F बराबर ma है। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर देखिए। एक शब्द वाक्य में 7 नंबर के प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, केवल चैडविक लिख सकते हैं, जेम्स चैडविक भी लिख सकते हैं। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पूरा इसलिए लिखता हूँ, कई बच्चों से लिखते नहीं बनता, इसलिए पूरा लिखता हूँ मैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लीडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। स्थिर अनुपात का नियम लेवार्जियर ने प्रस्तुत किया था। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है। इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? आप देखिए, सभी प्रश्नों के जो है आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बगल में आंसर आपको यहाँ पर शो होते जाएंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर शो होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन से आपको वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, कोई प्रकार की समस्या आपको ना आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेना है तो आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा और जूम कर दूं मैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग हल्के रंग का कपड़ा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है जिससे हमें ठंडापन महसूस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दोनों हो गए ये। अब देखिए तत्व और यौगिक में अंतर लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो तत्व और यौगिक में अंतर देखिए यहाँ पर नीचे, तत्व और यौगिक में अंतर ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उस ऐसे पदार्थ को तत्व कहा जाता है, और बहरासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिए ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि वीडियो की स्क्रीन वैसे ही छोटी हो जाती है, दोनों स्क्रीन में दिखा रहा हूँ इसलिए आप फुल स्क्रीन करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा आपको। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए, तत्व यौगिक में तत्वों को चिन्हों या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यौगिक को उनके सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों अंतर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, धातु और धातु में 2 अंतर देखिए, धातु और धातु में अंतर देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था ना, ये है धातु और धातु में अंतर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धातु और धातु। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर धातु और धातु में अंतर है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। ठीक है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। सभी धातुओं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, करंट लग सकता है उसमें, लेकिन अधातु में नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धातु कठोर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं धातु कठोर होती हैं, अधातु भंगुर होती हैं। ये इस प्रकार से अंतर हैं, 3 अंतर हैं, कर लीजिएगा इन्हें अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 8वां, अच्छा 6वां प्रश्न का 7वां देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव देख लीजिए यहाँ पर, टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए ये लिखा है इसका आंसर टिंडल प्रभाव। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जब प्रकाश का, ठीक है, जब प्रकाश का किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुँचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। 7वां प्रश्न भी हो जाएगा। भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। भौतिक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना। ठीक है, तो ये उदाहरण देख सकते हैं, भौतिक के देख सकते हैं, बर्फ, जल और वाष्प। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जैसे कि बर्फ का जल में परिवर्तित होना और जल का फिर वाष्प में, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अगला देखिए इसमें प्रश्न है 8वां है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखिए, पहली कमी है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी यह है थी कि इससे परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता, एक तो ये हो जाएगी। दूसरी देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से दोनों लिख सकते हैं और 3 पॉइंट भी करना चाहे तो कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, समस्थानिक संभारक में अंतर देखिए। समस्थानिक संभारक में अंतर आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्थानिक और संभारक में अंतर। समस्थानिक संभारक डाल लेंगे यहाँ पर। पहला है इसमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार समान होते हैं। इसमें उल्टा होता है एक दूसरे के। इन तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं और इन तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तीसरा देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान मिलता है और आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से समस्थानिक संभारक में अंतर हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते जाइए आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आप सबको पता है कि मैं सिलेक्टिव प्रश्न ही आपको देता हूँ। परमाणु संख्या से क्या आशा है, व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु संख्या से क्या आशा है, इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा। रासायनिक विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों की अलग अलग परमाणु संख्या यानी परमाणु नंबर एटॉमिक नंबर है जो एक तत्व के दूसरे तत्व से अलग करता है। एक तत्व को, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे Na है, Na की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, Na यानी सोडियम, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु संख्या से क्या समझते हैं,
संयोजकता किसे कहते हैं? देखिए संयोजकता है तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने से क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो वो 4 प्रकार से परमाणु से संयोजित हो सकता है अन्य परमाणुओं से। ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोगों को, इसकी आप परिभाषा देख लीजिए, हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न, रक्त के 2 कार्य लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो रक्त का कार्य देखिए, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन के क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, जो पाचित भोजन है उसको शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, ये 2 कार्य हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाइलम फ्लोएम में अंतर देखिए, जाइलम फ्लोएम में अंतर इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे, फ्लोएम जाइलम। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम यह स्थायी एवं जटिल ऊतक है, इसका निर्माण चालिनीय नलिकाओं, सहकोशिकाओं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर आपको देख लेना है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है जल एवं खनिज लवणों को परिवहन करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अगला देखिए, पादप और जंतु कोशिका में 11 क्वेश्चन है, पादप जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। तो पादप और जंतु कोशिका में जो अंतर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जंतु कोशिका पादप कोशिका में देखिए 2 अंतर ही करना है अच्छे से आपको, क्योंकि 2 नंबर का ही आपको प्रश्न पूछे जाना है इस चैप्टर से, ऐसे वाले। ठीक है, तो देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में देखिए आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। ठीक है, ये बड़ी होती है, छोटी होती है। इसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दोनों अंतर अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, इसमें न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो न्यूरॉन का चित्र आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें से न्यूरॉन का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम हो जाएगा, अच्छे से इसको बनाना आप सीख लीजिए। ठीक है, न्यूरॉन का जो चित्र है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका नामांकन भी आप लोग कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, चाल वेग में अंतर लिखना है। ठीक है, ये चाल वेग में अंतर, तो चाल और वेग में अंतर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछेगा आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में, और साथ ही आपकी सभी त्रैमासिक छमाही परीक्षा में पूछे गए हैं, तो यही आपके वार्षिक में भी पूछे जाने हैं। तो देखिए चाल वेग में अंतर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चाल और वेग, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतुलित 15वां, अच्छा इसमें 12वां प्रश्न है चाल वेग, और उसके बाद है इसमें त्वरण किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण वाला देख लेते हैं पहले। देखिए त्वरण किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड में हुए वस्तु के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्वरण वाला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर से समय अंतर, समय कितना लगा है उस वेग के परिवर्तन में, वो त्वरण होता है। ठीक है, जैसे आप लोग गाड़ी को बढ़ाते हैं ना, एक्सेलरेशन, आपने एक्सीलरेटर जो होता है उसको, ठीक है, तो वो कितने समय जो परिवर्तन हो रहा है वेग में, कितना उसमें समय लग रहा है, तो वो हमारा त्वरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, दोनों प्रश्न निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, संतुलित असंतुलित बल क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो संतुलित बल देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगी परिभाषा संतुलित बल की। तो यहाँ पर संतुलित बल वह बल जब किसी वस्तु पर लगने से उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करते, परिणामी बल शून्य हो, तब वहाँ लगने वाले बल संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे आपने जैसे कोई भी पत्थर है उसको आप यहाँ से धक्का दे रहे हैं और कोई वस्तु यहाँ से भी धक्का दे, तो दोनों ना वो इधर होगा ना उधर होगा, तो दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस्ड रहेगा, मतलब ये वाला फोर्स इसको काट देगा, तो ये बैलेंस्ड फोर्स होते हैं। असंतुलित बल होते हैं जैसे कि आपने इस प्रकार से यहाँ पर कोई बॉल को रखा और उस प्रकार से आप उसको ढकेल रहे हैं, जहाँ से कोई नहीं धकेल रहा है, तो वो इस प्रकार इस तरफ लुढ़क जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा, ये इसमें एक तरफ से बल लगा तो उसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं आया, तो इसलिए असंतुलित बल होता है। दोनों को यहाँ से पढ़ लीजिए, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। बारूद से भरी गोली फायरिंग के समय एक शॉट्स को आवेग प्रदान करता है। गोली गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की दिशा में गति करती है और कुछ समय बाद जमीन पर गिरती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर संतुलित असंतुलित बल हमने देख लिया, ये वाला देखिए असंतुलित बल भी इसका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है। ठीक है, तो प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनके आंसर में आपको ये जो आगे के जो आंसर्स हैं ये वाले, ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट आएगा, ठीक है, पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहें चैनल के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग लाइक कर देंगे उतने जल्दी
जो है इसका पार्ट 2 आ जाएगा। प्रश्न आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 के लिए वेट करिए, बस जल्दी पार्ट 2 भी आने वाला है। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को भी हमें सॉल्व करना है, तो देख सकते हैं ये सभी प्रश्न हैं। और पार्ट 2 का वेट करिए, जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि पार्ट 2 का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।